जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में होता है तो वो क्या कवर करता है, या डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या समटाइम उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो दो बातें हमने पढ़ी हैं कल, या तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अगर आप गौर करें तो मैं डिस्टेंस के साथ लफ्ज ट्रेवल इस्तेमाल कर रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट के साथ लफ्ज कवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। ये वैसे ही मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा, जो भी क्वांटिटीज पढ़ाता जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करता जाऊं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ डिस्टेंस के साथ कहता हूँ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, तो आगे जाके क्या कहूंगा, फोर्स इज अप्लाइड, वर्क इज डन, पावर इज जनरेटेड, प्रेशर इज एक्सर्टेड। मतलब इस तरह के कुछ ना कुछ अल्फाज मैंने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन बहरहाल मैं जो भी एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी इतनी अहमियत नहीं है। ज्यादा अहमियत अगर है तो किस चीज की है कि लफ्ज डिस्टेंस क्या मायने रखता है और लफ्ज डिस्प्लेसमेंट क्या मायने रखता है। मुझे प्लीज बताइए, हमने कल के लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या क्या पढ़ा है। हमने कहा दोनों के दोनों क्या हैं, डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस किस किस्म की लेंथ है, ये टोटल लेंथ है। क्या बच्चों, डिस्टेंस वाज टोटल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। फिर हमने दोनों की क्वांटिटी के तौर पर देखा कि दोनों ही बेस क्वांटिटी हैं, बिकॉज दोनों लेंथ होंगे। दोनों ही स्केलर, मतलब नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक फिजिक एक क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या फर्क था स्केलर और वेक्टर वाला? एक के लिए डायरेक्शन की इतनी अहमियत नहीं है, दूसरे के लिए डायरेक्शन की बहुत ज्यादा अहमियत है। उसकी मैंने आपको मिसाल भी दी, आपने मिसाल नहीं लिखी हुई। अच्छा, मैंने एंड पे कहीं मिसाल भी लिखवाई होगी, दिखाओ जी। जो लिखवाता हूं प्लीज पूरा लिखा करें यार। हमने एक डायग्राम सी बनाई थी घर से एकेडमी वाली कि जनाब साहब जो रोड है, रोड तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो रोड अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो उस सिचुएशन में मुझे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था। मैंने कहा था डिस्टेंस फ्रॉम माय होम टू एकेडमी इज 3 किलोमीटर, वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम माय होम टू द एकेडमी इज 1 किलोमीटर ड्यू साउथ ईस्ट। तो क्या फर्क था दोनों में? फर्क दोनों में यह था कि जो डिस्टेंस था उसमें सिर्फ क्या है, 3 एंड किलोमीटर। 3 इज द वैल्यू एंड किलोमीटर इज द यूनिट। जबकि 3 किलोमीटर ड्यू साउथ ईस्ट, उस स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, उसमें यूनिट भी है और उसमें डायरेक्शन भी है। तो अगर आप गौर करें तो क्या बोलते हैं, दोनों तरफ अगर हम कंपैरिजन बिल्ड करें तो डिस्टेंस की एक्सप्लेनेशन में सिर्फ 2 बातें बताई जाती हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्लेनेशन में 3 बातें बताई जाती हैं। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन प्लीज? नहीं? सो मैं समझता हूं कि मुझे यहां से थोड़ा सा मजीद आगे जाना चाहिए। कल मैंने आपको वो साउथ ईस्ट समझा दिया था कि बुनियादी तौर पर वो NEWS जो है वो क्या बोलते हैं, न्यूज का एक वर्ड था। ठीक है जी, ज़हीर न्यूज। सो उसमें वो जी बनाएं और NEWS लिख दें तो आपको क्या हो जाएगा, आपको वो कौन कहाँ नॉर्थ है, कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ साउथ है, इसमें कभी भी नहीं भूलेगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं। फिर उन 4 डायरेक्शंस को देखते वक्त मैंने जो वो ड्राइंग बनाई थी कि मेरा घर इधर है तो एकेडमी इधर है, तो कौन सी जगह बनी, वो कौन सी जगह बनी थी? वो साउथ ईस्ट बना था। वो क्या बना था? आई थिंक इस बात को एक्सप्लेन करते करते मेरा लेक्चर वाइंड अप हो चुका था। मैं एक दफा दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज बताइए, यहाँ ऊपर क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। इधर में ये क्या है? दिस इज ईस्ट। ये क्या है? दिस इज वेस्ट। तो एन इधर। ओके, अब घर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं यहां था, और अगर मैं कहूं घर यहां है और एकेडमी कहां है, कहीं ना कहीं यहां है, तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इसको कौन सी डायरेक्शन कहेंगे? अब डायरेक्शन कहने मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? सर ये ईस्ट से किस तरफ है? साउथ की तरफ है, तो उसको क्या बोले हम? साउथ ईस्ट बोले या बोले साउथ ऑफ ईस्ट? क्या ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट मतलब ये ना, ये ईस्ट है ना। व्हाट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट?
नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चले जाएं, किधर चले जाएं? अच्छा, व्हाट इज साउथ ऑफ ईस्ट? ये ईस्ट है, इससे साउथ की तरफ चले जाएं। आई होप आपको बात समझ आती होगी कि मैंने कल क्या लिखा था, साउथ ईस्ट। क्यों साउथ ईस्ट लिखा था? क्या आप किधर थे जी? आप ईस्ट से साउथ की तरफ थे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। या तो बोलते हैं साउथ ऑफ ईस्ट, या सिंपल क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अच्छा, इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका हमारे पास क्या था? मैंने आपको कोई रेफरेंस दिया मैथ्स का, किस चीज का? एंगल्स का। और एंगल्स में किस चीज का? एक और टॉपिक मुझे याद आ गया था, बेयरिंग वाला, कि जनाब साहब ज्यादा बेहतर है कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए जनाब साहब? आई बिलीव आई वुड लाइक टू राइट दिस कमेंट ऑन द पेज का हेडर, क्या कि डायरेक्शन शुड बी यूज्ड क्या करने के लिए, सॉरी, एंगल शुड बी यूज्ड क्या करने के लिए? टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और एनी लाइन। एक काम करें, एक नोट लिखें पेज के हेडर पे, एंगल शुड बी यूज्ड to angle should be used to represent what janab? Angle should be used to represent kya? The direction of any point or a line. But simple, the direction. Angle should be used to represent the direction. To represent the direction. अब डायरेक्शन किस चीज की रिप्रेजेंट करनी है? किसी पॉइंट की करनी है, किसी लाइन की करनी है, किसी लेंथ की करनी है, किस क्वांटिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, किसकी नहीं करनी है, वो तो हम बाद में देख लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इसकी ये जो लाइन मैंने लगाई है, वैसे ये लाइन है क्या? डायरेक्टेड लाइन है। ये क्या है? इसको मैथ्स में कहते हैं, या तो कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या कहते हैं एरो, या फिजिक्स में क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहते हैं जनाब साहब? जब भी हम कुछ सीधी लाइन लगाते हैं और उस सीधी लाइन के साथ क्या लगा देते हैं? सीधी लाइन के साथ एक एरो लगा देते हैं। उस सीधी लाइन को जिसके साथ एक एरो लगा होता है, वी कॉल इट क्या? वी कॉल इट वेक्टर लाइन। कौन सी लाइन? या सिंपल वेक्टर। वेक्टर लाइन भी नहीं कहते, क्या कहते हैं जी? वेक्टर कहते हैं। उसका जहां से स्टार्ट होता है फिनोमेना, उसको क्या कहते हैं? उसको टेल ऑफ द वेक्टर कहते हैं। और जहां वो वेक्टर खत्म होती है उसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ द वेक्टर कहते हैं। तो आई थिंक एक काम होगा अभी। क्या काम होगा? यहाँ पे भी ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ाते पढ़ाते मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको जितना चाहिए हमें स्केलर और वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ पर डेवलप किया जाए। ठीक है? आखिरी लाइन जो आपने लिखी हुई है, आपने जैसे एग्जाम्पल दी हुई थी कि जनाब डिस्टेंस को ऐसे मेंशन करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे मेंशन करते हैं। बताएं आपने डिस्टेंस कैसे मेंशन किया हुआ था? 3 किलोमीटर। और ये कैसे मेंशन किया था? 1 किलोमीटर ड्यू साउथ ईस्ट। तो मैंने आपको कहा होगा कि अगर आप चेक करें तो व्हाट इज दिस 3 किलोमीटर? व्हाट इज दिस 3? ये 3 क्या है? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, या जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। And what is this kilometer? This is the unit. Okay. तो डिस्टेंस को समझाने के लिए आपने सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट इस्तेमाल किया, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट समझा रहे थे तो आपने इसको समझाने के लिए क्या किया? What is this 1? This is the numerical value, मतलब this is the magnitude. What is this then? This is the kilometer. What is it? It is the unit. And what is this due south east? ये phrase किस चीज के लिए है? This phrase is for क्या? It is for direction. तो ये बात हमारी कल के लेक्चर की आखिरी बात थी कि जब भी हमने कहा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने स्केलर को डिफाइन किया कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय क्या? By their numerical magnitude या numerical value and unit only. There was no direction involved in the scalar quantities. On the other hand, displacement को हमने जब vector quantity कहा तो हमने वहां vector quantity की मिसालें देना स्टार्ट कर दी।
क्या बोला हमने वेक्टर क्वांटिटी को? इट्स अ क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय क्या क्या एंड क्या, बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट एंड अ डायरेक्शन एज वेल। वहां पर डायरेक्शन का रिप्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो स्केलर्स की 2 चीजें होती हैं, वेक्टर्स की 3 चीजें होती हैं। अच्छा, अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं, या तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आइडिया में थोड़ा आगे जाना चाहूंगा, या मुझे लगता है कि यहां मुझे आपको थोड़ा सा स्केलर वेक्टर में मजीद कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन क्या देना चाहता हूं? आई थिंक एक काम करते हैं, इसका स्केलर और वेक्टर वर्जन मजीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जरा ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉलम बराबर कर दूं, फिर मैं उसके बाद देखता हूं कि मैंने मजीद स्केलर वेक्टर के साथ क्या बात करनी है। अभी जो आपने डिस्टेंस निकाला है, एक बात सुनिए, आप मुझसे कल पूछ रहे थे कि सर डिस्टेंस का सिंबल क्या होगा? क्या पूछा जा रहा था जी? सर जी डिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, या डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी, ठीक है जी। डिस्टेंस का सिंबल भी डी फॉर डेल्टा होगा और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी डी फॉर डेल्टा ही होगा, लेकिन दोनों में फर्क होगा। हाँ, क्या लगा होगा जी? डिस्टेंस वाला सिंबल सीधा सीधा डी होगा और डिस्प्लेसमेंट वाले सिंबल के डी के ऊपर या तो एरो लगा होगा, या फिर एक और बात होगी, या समटाइम उसको हम बोल्ड कर लिया करेंगे। क्या करेंगे जी? सो आई बिलीव एक काम करें जी, आपके जो 2 कॉलम्स बने हुए हैं उन्हीं कॉलम्स में आगे जाएंगे। उन्हीं कॉलम्स में आगे जाके मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, आप डिस्टेंस वाले कॉलम में जाएं, वहां लिखें इट्स सिंबल इज डी। डिस्टेंस का सिंबल क्या है जी? डी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? डी लिखकर उसके ऊपर क्या कर दें? एरो लगा दें। डी लिखकर उसके ऊपर क्या कर दें भाई? एरो लगा दें। या फिर एक और काम हो सकता है। क्या काम? डी को कैसा लिखें? सर जी डी को ना बोल्ड करके लिखें। हेलो जी, 2 ऑप्शन है हमारे पास। जो सादा डिस्टेंस है उसका सिंबल सादा डी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सिंबल क्या है भाई? उसके सिंबल में सादा सा डी नहीं है। या तो डी को बोल्ड करें या डी के ऊपर एक एरो लगा दें। ये डी को बोल्ड करना या डी के ऊपर एरो लगाना किस चीज की निशानी है? इस चीज की कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल है उसको या तो बोल्ड किया जाता है या उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाया जाता है। यहां तक किसी को परेशानी है जी? है जी? एक काम करेंगे जरा जी ये कॉलम्स बराबर कर दें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले कॉलम्स थोड़ी देर के लिए बराबर कर दीजिए, ताकि मैं वेक्टर्स की थोड़ी डिटेल सुनाना चाहता हूं आपको। मैं स्केलर की तो कोई डिटेल नहीं सुनानी, वेक्टर की ही डिटेल सुनाने की कोशिश करनी है। यू नो बाकी चलें, कॉलम्स में कैरी करना चाहते हैं तो कॉलम्स में कैरी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब क्या करें? अब एक काम करें तो जुमले लिखना स्टार्ट करें। आपको मालूम है ना कि यहां पर स्केलर चल रहा है, डिस्टेंस वाले कॉलम में क्या चल रहा है? स्केलर चल रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट वाले कॉलम में क्या चल रहा है? वेक्टर चल रहा है। ठीक है, पहले आपने यहां सिंबल लिख दिया, तो यहां एक नोट लिखवाएंगे, सिंबल ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी। वो क्या होता है? सिंपल जो होगा, सिंपल जो उसका पहला लेटर होता है वही होता है, लेकिन जो सिंबल होता है वेक्टर क्वांटिटीज का, वो क्या होता है? उन क्वांटिटीज का जो पहला लेटर है वो होता तो है, लेकिन उस लेटर को हम क्या करते हैं? या तो उसको बोल्ड करते हैं या उसके ऊपर एक तीर का निशान। तो काम करें जी, इधर नोट लिखें, सिंबल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज इज नॉर्मली द फर्स्ट लेटर ऑफ क्या? कॉलम में स्केलर वाले में जाके क्या लिखें? symbol of the scalar quantities is generally the first letter of the quantity, is generally the first letter of the quantity. Okay.
इस, अच्छा यहां है, यहां क्या लिखेंगे, सिंबल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, लिखेंगे सिंबल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी is also the first letter of the quantity, is also the first letter of the quantity, but in bold or with an arrow. क्या लिखें जी, symbol of the vector quantity is also the first letter, also the first letter of the, is also the first letter of the quantity, is also the first letter of the quantity, but क्या लिखा जी आपने, पहले क्या लिखा, is also the first letter of quantity but either in bold, और क्या, but either in bold or with an arrow, either in bold or with an arrow. अंडरलाइन द वर्ड एरो। हाँ जी, ये एरो का जो जिक्र है, इसके आगे मैं आपको क्या लिखवाना चाहता हूं, असल में जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। क्या होता है जी, कोई उनको ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको एल्जेब्रिकली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटीज की जस्ट वैल्यूज होती हैं। क्या होता है जी, जस्ट अरिथमेटिक वैल्यूज होती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उनकी अरिथमेटिक वैल्यूज भी होती हैं और उनकी एक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है। क्या होता है, व्हाट इज मीन जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एरो, पूरे का पूरा एरो लगाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब, पूरे का पूरा एरो लगाकर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उस एरो की लेंथ का एक मतलब होता है, उस एरो की डायरेक्शन का भी एक मतलब होता है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आज के लेक्चर में रोशनी डालना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू राइट, पहले वाले कॉलम में जाएं, देखिए जी, द वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, पहले कॉलम में, स्केलर वाले कॉलम में, द वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी is represented only arithmetically, is represented only arithmetically। क्या मतलब है इस बात का, only arithmetically? What is arithmetically? That is using numbers, I dot e लगा के लेते, that is using numbers। is represented only क्या, only arithmetically, I dot e using what, using numbers, using numbers। इसमें किसी को परेशानी है भाई, anyone? Okay, उधर क्या लिखूं, the value of vector quantities, again the value of vector quantities can be represented geometrically, can also be represented, बल्कि again the value of vector quantities can be represented arithmetically as well as geometrically। क्यों लिखेंगे, the value of vector quantity can be represented कैसे, arithmetically as well as geometrically, as well as geometrically, can be represented arithmetically as well as geometrically। ये अरिथमेटिकली कैसे करते हैं नंबर्स के साथ, ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, अंडरलाइन द वर्ड ज्योमेट्रिकली, अंडरलाइन द वर्ड ज्योमेट्रिकली। किसको अंडरलाइन करें जी, अरिथमेटिकली को छोड़ दीजिए और किसको, ज्योमेट्रिकली को अंडरलाइन कीजिए। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है, याद रखिए। एक देखें, व्हाट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होती क्या है, शेप्स, शेप्स का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है, पॉइंट से। कहां से, द वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द शेप्स इज क्या, इट्स अ पॉइंट। हाँ, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स विल क्या, विल मेक अप अ लाइन, ठीक है। ज्वाइनिंग टू और मोर लाइंस विल मेक अप क्या,
joining 3 lines will make up a triangle, joining 4 lines will make up a quadrilateral, ठीक है, and then वो करते करते कोई ना कोई 3 dimensional शेप भी बन जाएगी। लेकिन ज्योमेट्री में सबसे बुनियादी चीज क्या होती है? इट्स ऑलवेज अ पॉइंट। यानी साहब, हमजा साहब, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं लिखवा रहा, जो आप इधर उधर देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं। मैं आपको ज्योमेट्री का मीनिंग सिखा रहा हूं, हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है ज्योमेट्री, आपका मैथ्स का टॉपिक है। मैंने तो ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं कुछ एरिया वॉल्यूम सिखाया हुआ है, कुछ 2D 3D सिखाया हुआ है। आपको पता है 2D 3D से पहले क्या होता है? 1D होता है। 1D से भी पहले क्या होता है? 1 डायमेंशनल तो लाइन होती है, उससे पहले भी एक, सबसे पहले क्या होता है? पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट होता है। क्या करूं? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पॉइंट लगाऊं? नहीं। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट लगा सकता हूं, एंडिंग पॉइंट भी लगा सकता हूं। तो पॉइंट्स आ गए कौन कौन से? स्टार्टिंग और एंडिंग वाला पॉइंट आ गया। फिर उन दोनों पॉइंट्स को कैसे जोड़ूं? सीधी लाइन से जोड़ूं, और उस सीधी लाइन के ऊपर क्या लगा दूं? एक एरो का निशान लगा दूं, मतलब पता चल जाए टेल ऑफ द वेक्टर क्या है और हेड ऑफ द वेक्टर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। और जो लाइन लगाऊंगा उसको कैसे होना चाहिए? रैंडमली या कोई स्केल होना चाहिए? किसी स्केल के मुताबिक लाइन लगेगी। क्या मतलब है स्केल के मुताबिक लाइन लगेगी? सर अगर आपने कोई 1 किलोमीटर शो करना है तो अब पेज तो 1 किलोमीटर का नहीं होता ना, पेज पे आपको स्केल डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर या 10 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर, ये कितनी लंबी लाइन लगाएंगे जो उसको रिप्रेजेंट करेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी ये मेरा घर है, ये एकेडमी है, मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया? तो कुछ स्केल होगा। अगर ये 1 किलोमीटर है, मैं कहता हूं जी यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर की लाइन है। कितनी लंबी लाइन है? एंड इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर की लाइन, सो एज पर स्केल दिस 10 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट्स क्या? इट रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर। इसको मसला इस बात से। सो आई बिलीव क्या करना चाहिए? यहां से आगे मैं आज का जो टॉपिक बनाना चाहता हूं वो क्या है? दैट इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। स्केलर क्वांटिटीज को तो क्या कर दिया आपने? दे आर रिप्रेजेंटेड ओनली कैसे? ओनली अरिथमेटिकली, दैट इज यूजिंग नंबर्स। तो नंबर्स तो आपको पता है नंबर होता है 2 3 4 5 6, दैट्स इट। साथ मैक्सिमम क्या लगा देते हैं? यूनिट लगा देते हैं। लेकिन वेक्टर के साथ में क्या कह रहा हूं कि उनको आपने क्या करना है? उनको आपने सिर्फ अरिथमेटिकली नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अरिथमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, जैसे मैंने कल लिखा था 1 किलोमीटर ड्यू साउथ ईस्ट, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन होगी? ये अरिथमेटिक होगी ना, कि आपने वैल्यूज बता दी उसकी। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे उसकी क्या करनी है? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है। तो मुझे लगता है कि मेरे आज का लेक्चर जो है, अब आप बेशक क्या करें, अब यहां पे जाके कॉलम्स को बराबर करें और कॉलम बराबर करके क्या हेडिंग दें? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये लो जी, ये टॉपिक है जी आज का। कॉलम्स बराबर और कॉलम्स बराबर करके दिस इज अ न्यू टॉपिक। लो जी, इसका मतलब है मैंने अभी तक सेकंड सेक्शन स्टार्ट ही नहीं किया। मैं अभी भी किस सेक्शन पर हूं? फर्स्ट पर हूं। कैसे? फर्स्ट सेक्शन का नाम क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज। यस, क्या नाम था जी? आपने पहले फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे पढ़ा था? बेस एंड ड्राइव्ड के हिसाब से। अब कैसे कर रहे हैं? अब पढ़ना है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के हिसाब से। तो पढ़ अभी भी क्या रहे हैं? पढ़ तो अभी भी उधर पर पहला सेक्शन ही रहे हैं। कौन से वाला? फिजिकल क्वांटिटीज वाला। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज की 1 क्लासिफिकेशन क्या थी? इट वाज क्लासिफाइड एज बेस एंड ड्राइव्ड। हमने पहले वो लंबी चौड़ी साइंस मार दी थी। अब फिजिकल क्वांटिटीज की क्या क्लासिफिकेशन है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाली। हाँ, मैं भी एग्जांपल सिर्फ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की ही दूंगा। मैं अभी स्पीड या वेलोसिटी की एग्जांपल नहीं दूंगा। मैं अभी फोर्स वाली एग्जांपल नहीं दूंगा। लेकिन बहरहाल मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं इस वक्त आपको वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन जो है, कौन से वाली? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन समझाना चाहता हूं। और वो क्या होती है? आई होप आपको पता तो चल गया है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका क्या क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन।
उसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? बताएं जनाब साहब। ये अगर मैं कहूं जी मैंने ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, व्हाट इज दिस? अगर मैं कहूं ये मैंने अपने घर से एकेडमी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एंड इफ आई टेल यू कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और मेरी इस ड्राइंग का जो स्केल है वो क्या है, वो 10 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर है, तो व्हाट इज दिस? यू नो दिस 10 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट्स क्या? इट रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर। सो ये 1 किलोमीटर की जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन एक्चुअली क्या है? ये लाइन है कौन सी रिप्रेजेंटेशन? इट इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो बताइए क्या लिखूं कि कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट? बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको आप क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैं उसके लिए अंग्रेजी क्या लिखने लगा हूं? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज क्या? इट्स बाय व्हाट? बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आई डॉट ई क्या जी? एन एरो। एलो जी, ये कहना चाह रहा हूं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक लाइन का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर क्या होगा? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्टेड? उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन होगी, मतलब एरो हेड होगा उसका, क्या होगा? अच्छा, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का कोई टुकड़ा होगा, सीधी लाइन होगी, ठीक है, उसके ऊपर एक एरो लगा होगा। बाय व्हाट? बाय डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन। एक और काम करेंगे, एक और लफ्ज दीजिए, कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। बाय डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। आसान लफ्ज क्या है? एन एरो। क्या आसान लफ्ज है जी? एन एरो। उस एरो में सुने जरा, वो तो चलो मैंने मिसाल वैसे दी हुई है आपको, कौन सी वाली मिसाल चल रही है वो घर वाली, मैं इस मिसाल की बात नहीं करना चाहता। इधर है जी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या जो एन एरो है, इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, गौर से सुनिए जी। ऐसे लाइन लगा देता हूं, ऐसे जी, बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे दरम्यान में लाइन लगा दें। इसमें इसको क्या बोलूं? टेल ऑफ द वेक्टर। इसको क्या बोलूं? हेड ऑफ द वेक्टर। यूं समझिए, व्हाट इज दिस? दिस इज द, जिसको आप टेल बोलेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? हेड। तो इसको क्या बोलूं मैं? एंडिंग पॉइंट बोलूंगा। और यहां पे मैंने दो बातें बतानी है आपको। इस एरो की लेंथ एज पर स्केल विल डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। क्या? इस एरो की जो लेंथ है, जिस भी स्केल के मुताबिक इसकी लेंथ लगाई हुई है, इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी? द मैग्नीट्यूड और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। और इसका जो एरो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल रिप्रेजेंट द, क्या जनाब साहब? द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। इस बात में किसी को परेशानी है जी? ये जो ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ की है, जो ज्योमेट्रिकल शेप मैंने ड्रॉ की है, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है, जो मैंने एक एरो ड्रॉ किया है, इस एरो को, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ है, लेंथ का मीनिंग कुछ और है, इसका एक एंगल है, एंगल का मीनिंग कुछ और है। तो काम करेंगे, इसकी एक तरफ जाके क्या लिखें? सुने जनाब साहब, एक नोट में इसके नीचे लेफ्ट पे लिखूंगा, एक नोट में इसके नीचे राइट की तरफ लिखना चाहूंगा। पहला नोट क्या लिखूंगा मैं? सुने जरा गौर से, लेंथ ऑफ दिस लाइन as per scale
एज पर स्केल, जो भी स्केल है सवाल का, लेंथ ऑफ दिस लाइन एज पर स्केल रिप्रेजेंट्स क्या? रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। represents the magnitude of क्या? Of vector quantity, represents the magnitude of the vector quantity। किसी को मसला इस बात से? एक नोट ये आ गया। दूसरी तरफ मैं इसके साथ क्या नोट लिखने लगा हूं कि इसकी लेंथ से आपने कहा जी मैग्नीट्यूड आएगा, तो इसका जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कहां से एंगल निकालें? एंगल कभी कभार अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ तो आप एंगल एक्स एक्सिस से निकाल लेंगे, कभी कभार नॉर्थ साउथ वाली लाइन लगी हुई तो आप एंगल नॉर्थ से निकाल लेंगे। अब ये तो सवाल की मर्जी है कि एंगल कहां से निकालना है। एंगल ज्यादातर एक्स एक्सिस से निकाला जाता है, समटाइम्स एंगल वाई एक्सिस से भी निकाला जाता है, यह एंगल किसी भी रेफरेंस लाइन से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? किसी भी रेफरेंस एक्सिस से, या रेफरेंस लाइन उसको बोलते हैं। दैट कैन बी एक्स एक्सिस, that can be y-axis, that can be north-south axis, that can be east-west axis, that can be any reference line जहां से आप एंगल स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, मैं यहां जो दूसरा पॉइंट लिखना चाहता हूं वो क्या है? या तो एरो हेड, या कहते हैं सर या तो एरो हेड और द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन रिप्रेजेंट्स क्या? रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। एरोहेड और द एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ये दो बातें मैं आपको लिखवाना चाहता था, जिसकी मजीद साइंस क्या है, जिसकी मजीद मैथमेटिक्स क्या है, देखते हैं कि मैंने इसकी मैथ्स में कहां तक जाना है और कहां तक नहीं जाना। मैं भी इसको, क्योंकि मेरा तो टॉपिक असल में ये नहीं है, मेरा तो टॉपिक है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं तो हाँ वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझाने की वजह से फंसा हूं इधर। क्यों? क्योंकि एक था स्केलर, एक था वेक्टर, एक था टोटल लेंथ कवर्ड, एक था शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो उसको समझाते समझाते स्केलर का मतलब निकल आया और वेक्टर का मतलब निकल आया कि डिस्टेंस को क्या, कौन सी क्वांटिटी कह दो, स्केलर क्वांटिटी कह दो, और डिस्प्लेसमेंट को कौन सी क्वांटिटी कह दो, वेक्टर क्वांटिटी कह दो। ठीक है, अब एक को स्केलर कह दिया है, एक को वेक्टर कह दिया है, तो स्केलर वेक्टर में कोई फर्क भी होगा ना? फिर क्या फर्क चल रहा है स्केलर वेक्टर के अंदर? स्केलर्स होते हैं सर सीधे सीधे नंबर्स, काफी है जी, मैं घर से इधर तक आया हूं, 3 किलोमीटर लगे हैं, इनफ। लेकिन अगर मुझे वेक्टर समझाना है, डिस्प्लेसमेंट समझानी है, तो मुझे क्या करना है? घर से एकेडमी तक का जो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ है, उसमें लेंथ कितनी है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये सब कुछ समझाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? या तो ऑन द ग्रिड। सो बात क्या हो रही है? मैं आपसे कह रहा था बेटा मेरा टॉपिक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, मैं निकल किधर गया हूं? स्केलर वेक्टर में। क्यों? मसला ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या है, उन दोनों का। अदरवाइज उधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है। बेसिक फर्क ही दोनों में कौन सा है कि सारे एक स्केलर है और एक, आपको स्केलर वेक्टर का जितना मतलब अच्छे से समझ आएगा, आपको उतना अच्छे से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा, या आपको जितना अच्छे से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया उतने अच्छे से आपको स्केलर वेक्टर वाली बात समझ आ जाएगी। किसी को मसला इस बात से? सो मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा कि जनाब साहब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको ये एक बल्कि एक काम करते हैं, इन दोनों सिचुएशंस को मैं बैलेंस करने के बाद क्या लिखवाना चाहता हूं, अभी एक सवाल कराता हूं, उस सवाल से ना हमारा काफी इलाज जो है वो काफी इलाज हो जाएगा कि जो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाना चाहता हूं। एक सवाल लिखें, डायग्राम दरमियान में बनाइएगा, उसके राइट साइड पे मैं उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और उसकी लेफ्ट साइड पे उसका मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, पहले सवाल पूरा ऐसे अलोंग द होल लाइन लिख दीजिए। एक तरफ डिस्टेंस की कैलकुलेशंस करेंगे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशंस करेंगे, और दरमियान में सिचुएशन की
ड्राइंग में जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग बनाई है, इधर एक नोट लिखा है, उधर एक नोट लिखा है, तो अब जब सवाल लिखवा दूं तो भी ऐसे ही करेंगे। सवाल लिखें, कैलकुलेट द डिस्टेंस and the displacement, calculate the distance traveled and the displacement covered, calculate the distance traveled and the displacement covered if an object travels 3 kilometer due east, if an object covers 3 kilometer due east and then if an object travels 3 kilometer due east and then 4 kilometer due north and then 4 kilometer due north। जी जनाब साहब, एक ही बात तो कवर्ड ट्रेवल्ड में मुझे इतना मसला नहीं है। मैंने एक सवाल लिख दिया क्या जी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इफ एन ऑब्जेक्ट क्या करता है जी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ओके जी, तो अब एक काम करेंगे जनाब साहब, मैं पहले इसकी ड्राइंग बनाना चाहूंगा, फिर इसकी ड्राइंग बनाने के बाद आप एक तरफ इसका डिस्टेंस मुझे बता दीजिएगा और दूसरी तरफ मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिएगा। जरा सुनिए गौर से, मुझे एक बात बताएं, मैं पहले एक पूरा कोई ग्राफ पेपर सा डिजाइन करता हूं। ये मैं 4 लाइनें लगा दी हैं। ये 4 लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, मैं कहता हूं जी स्टार्टिंग पॉइंट किधर है? यहां। ये कौन है जी? आई बिलीव दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्जेक्ट ने किधर किधर ट्रेवल किया? ऑब्जेक्ट किधर ट्रेवल किया? 3 किलोमीटर ड्यू। किधर है वो? किधर होता है? ईस्ट। इधर होता है। अब यहां स्केल क्या लूं? आई होप यू नो स्केल होगा 1 cm is to 1 किलोमीटर। मैं स्केल क्या यूज करूंगा? 1 cm is to 1 किलोमीटर। तो मैं कहता हूं जी ये 1 cm है, फिर ये 2 cm हो गया, फिर ये 3 cm हो गया, यहाँ 4 cm, यहाँ 5। ओके, प्लीज बताएं वो ड्यू पहले क्या? इट ट्रेवल्स क्या? 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो किधर जा रहा है वो? पहले ये क्या जी? पहले किधर गया? हेलो जी, आई होप यू कैन सी कि उसने स्टार्ट यहां से किया और किधर गया है जी? सर जी वो 3 किलोमीटर ड्यू किधर गया? ड्यू ईस्ट गया। ठीक है जी। ये अच्छा, वैसे 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ये क्या है? ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? ये पहली डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 3 किलोमीटर ड्यू। अच्छा, वैसे आपने ड्रॉ कितना किया है? 3 cm ड्रॉ किया। कितना ड्रॉ किया? दिस इज 3 सेंटीमीटर ड्यू। किधर? क्यों? बिकॉज 1 cm is to 1 किलोमीटर, तो 3 cm is to 3 किलोमीटर है। ओके, मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं ये पहली ड्राइंग जो है दिस इज ब्लू कलर्ड, ये रहे। ओके, इसके बाद उसने क्या किया? देन इट ट्रेवल्स क्या? 4 किलोमीटर ड्यू। वो किधर है? नॉर्थ किधर है? ऊपर है। तो वो पहले यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से क्या किया उसने? कितने जी? 1 2 3 और 4। हेलो जी, यहां मैंने कितनी ऊंची लाइन लगा दी है? कितनी ऊंची? अगर आपका 1 cm is to 1 किलोमीटर था तो 3 cm is to 3 किलोमीटर होगा और 4 cm is to 4 किलोमीटर होगा। ओके, ये उसने मुझे दूसरी डिस्प्लेसमेंट बताई थी कि बाद में 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया।
तो मुझे बात बताएं, आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है? ओके, आपको उसका एंडिंग पॉइंट पता चल गया? स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से। एंड किधर हुआ है? एंड किधर हुआ है? सर जी एंड हुआ है वो इधर। ये कौन सा पॉइंट है जी? एंडिंग पॉइंट। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सवाल है असल में? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो पहले उधर जाता है फिर उधर जाता है। मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या क्या करना है? एक तरफ मुझे इसका निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, फिर मुझे इसका दूसरी तरफ क्या निकालना है कि सर जी इसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना है। प्लीज बताएं, कल आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड के साथ क्या डेफिनेशन लिखी थी? व्हाट वाज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? टोटल लेंथ कवर्ड। क्या जनाब? इट इज टोटल लेंथ कवर्ड। प्लीज बताएं व्हाट इज द टोटल लेंथ कवर्ड। पहले कितनी लेंथ कवर की है, फिर कितनी लेंथ कवर की है? 4। तो क्या करूं मैं? सर जी पहली लेंथ है 3 किलोमीटर, फिर दूसरी 4 किलोमीटर, तो जवाब क्या है? सर जी जवाब है 7 किलोमीटर। अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आयो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं, लेकिन अब आते हैं किसकी तरफ? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या थी? व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट कवर्ड? इसकी डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इधर क्या लोगे? ये होता है सर जी शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ बिटवीन क्या? बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ है, वो क्या है? बंदा इधर था, एंड पे तो चला गया, इस प्लेस से इस प्लेस पे चला गया, क्या हो गया? कितना डिस्प्लेस हुआ है? वो इस प्लेस से इस प्लेस पे चला गया है। आई थिंक उसका जो क्या बोलते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। पहले किधर गया है? राइट पे गया है, फिर किधर गया है? ऊपर गया है, तो अल्टीमेटली किधर गया है? नेट रिजल्ट क्या उसका? यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पर खत्म हुआ है। तो क्या करूं मैं? इधर से लाइन लगा दूं। जैसे कल मैंने कहा था मैं गया यूं 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 था, तो एंड पे मैंने क्या किया? मैंने कहा जी सीधी सीधी ये कहानी है मेरी, मैं यहां से वहां गया हूं। तो यहां पर भी बेशक पहले मैं उधर गया हूं, फिर मैं उधर गया हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहां से कहां गया हूं? मैं अल्टीमेटली यहां से वहां गया हूं। तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कौन है? यहां से वहां डायरेक्ट वैल्यू। अब उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वो तो 7। हाँ एग्जैक्टली, वो कैसे निकलेगी? सर ये तो आपने कोई क्या बना दिया, ये तो आपने कोई राइट एंगल ट्रायंगल टाइप चीज बना दी है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितना 90 डिग्री। सर जी एक तो ये 90 डिग्री है, और ये क्या वैसे? ये एंगल है। आई होप आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि आपको अगर 2 साइडें पता हो तो आप तीसरी साइड कैसे निकालते हैं? तीसरी साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, दैट इज क्या? h² इज इक्वल टू b² प्लस p का स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस 3? इट इज दैट b। व्हाट इज दिस 4? इट इज दैट p। एंड व्हाट इज द अननोन? दैट इज हाइपोटेन्यूज। आई बिलीव इसका जवाब मैं कैसे निकालूंगा? अब यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, अभी शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ कैसे निकलेगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट विल गिव यू क्या? इट विल गिव यू दैट, उसको क्या बोलूं? एक काम करें, सीधा सीधा अंडर रूट ले लें, कुछ भी ना बोलें। ऊपर लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ, मैंने डायरेक्ट लगा दी है। किसी को मसला तो नहीं इस बात से? जी हाँ, स्केल से भी कर लूंगा। 2 मिनट रुक जाइए, मैं स्केल से भी कर लेता हूँ। मैं स्केल से भी कर लेता हूँ। सर आपने स्केल ड्राइंग बनाई है तो आप स्केल से कर सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेट भी करके दिखाना चाहता हूँ। तो क्या किया मैंने? यहाँ पर क्या लगाया जी? अगर आप कहते हैं सर ये 3 बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है,
तो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस, तो अगर मैंने हाइपोटेन्यूज निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना, क्या करूं फिर? बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर उसका होल अंडर रूट। किसको मसला तो नहीं है भाई? पता है मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं? इस फॉर्मूले में अगर h सब्जेक्ट बनाना हो क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर उसका होल, तो मैंने ये किया ना, बी का स्क्वायर, सर वो दरवाजा वहां से बंद करवा दे, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर उसका होल अंडर रूट कर लिया। किसको मसला है? क्या जवाब आता है? कैलकुलेटर निकालें जी, क्या जवाब आता है? दिस है सर जी, आंसर आता है 5 किलोमीटर। हेलो जी, अब एक ही सिचुएशन है, डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ और है। हाँ बस यही तो फर्क है। क्यों है सर? डिस्टेंस कुछ और कहानी है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और कहानी है। डिस्टेंस की कहानी है टोटल लेंथ वाली, कौन सी? वो टोटल लेंथ निकालती है। डिस्प्लेसमेंट की कहानी क्या है? वो शॉर्टेस्ट लेंथ निकालती है। अच्छा, सिर्फ शॉर्टेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट भी और डायरेक्टेड भी, शॉर्टेस्ट भी और डायरेक्टेड भी। अब शॉर्टेस्ट लेंथ तो निकाल ली है, उसकी डायरेक्शन नहीं निकाली। क्या नहीं निकाली? मैंने आज पेज के हेडर पे क्या लिखवाया है? डायरेक्शन कहां से निकलती है? पेज के हेडर पे चेक करो, लिखा होगा डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय, क्या जनाब साहब? बाय क्या? बाय द एंगल दैट इट मेक्स विद क्या? एनी रेफरेंस लाइन। आई थिंक एक काम करें, एंगल निकाल लें इसका। एंगल कैसे निकालूं? कौन सा एंगल? ईस्ट वाले एक्सिस के साथ का एंगल, ये जिसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं, वो वाला एंगल। इसके लिए भी कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं? आई थिंक आपने लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, इसको आप क्या कहते हैं जी? पाइथागोरस थ्योरम। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और एक और होता है वो जो पता नहीं, वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आपने मैथ्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यहां पे कौन सी रेशियो लगेगी? आई थिंक देयर इज दिस टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा तो बस सुन लीजिए। जब किलोमीटर प्रॉपर डब्बे बना के काउंट किया है, तो फिर एक और काम क्यों नहीं करते? आप इसको स्केल पे चेक कर लें। एक काम करें जी, जिस आप में से किस किसने स्केल ड्राइंग बनाई है, आप फुट रूलर चेक करें। अगर इसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, प्लीज चेक करें इसकी लेंथ कितनी है। चेक करो इसकी लेंथ कितनी है। इट मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। अगर आपने ड्राइंग स्केल पे बनाई है, मतलब ये वाला 3 प्रॉपर ड्रॉ किया है, वो वाला 4 प्रॉपर ड्रॉ किया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपका फुट रूलर बता देगा कि लेंथ कितनी है। चेक कर लें जरा। आप में से जो जिसको लगता है कि मैंने 3 सेंटीमीटर भी प्रॉपर ड्रॉ किया है स्केल के मुताबिक, 4 सेंटीमीटर भी प्रॉपर ड्रॉ किया है स्केल के मुताबिक, तो उसको बताना चाहता हूं कि जो रेड कलर वाला डिस्प्लेसमेंट है उसकी लेंथ कितनी होगी स्केल के मुताबिक? बिल्कुल 5 सेंटीमीटर होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं। एनीवन? 4.3 कुछ आ रहा है, इसका मतलब आपने दोनों लाइनें सही नहीं लगाई हुई। आपने 3 सेंटीमीटर वाली लाइन भी सही नहीं लगाई और आपने 4 सेंटीमीटर वाली लाइन भी सही नहीं लगाई। ठीक है बेशान, आपने लाइनें सही लगाई हैं? नहीं। कौन आप में से क्लेम करता है कि सर मैंने 3 cm और 4 cm प्रॉपर पूरा ड्रॉ करके किया? एनीवन? तो फिर ये रेड लाइन कितनी है? 5। उसकी पूरी आ रही है भाई। जिसने ड्राइंग बिल्कुल सही स्केल पे बनाई उसका एंड वाला आंसर 5 ही है। और कोई गर्ल्स में से किसी ने स्केल पे बनाई है? नहीं। बेटा ये वाली कितनी थी? 3। ये 4। ये कितनी लंबी है? 5 है, पूरी 5 है। तो अब्दुल्ला महसूद आपको पता नहीं 4.3 किधर से आ रहा है, आपने कैसे लाइनें लगाई हैं? लाइनें गलत लगाई ना। तो ये कह रहा हूं कि जिसने लाइनें स्केल पर लगाई उसको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत, उसको पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जरूरत नहीं है। वो स्केल पे उसको पता चल। अच्छा, अगर उसने स्केल पे लगाया है, एंगल भी कैसे निकाल लेगा? वो डी सी होगी उसके पास, डी लगा के चेक करें। यहाँ पे आप लोगों के पास अगर डी है तो प्लीज डी लगा के एंगल चेक करें। एंगल भी क्या होना चाहिए?
इनका एंगल भी सही आ जाएगा। कैसे? स्केल ड्राइंग अगर उन्होंने बनाई है तो इनका एंगल भी 53.1 डिग्री, चलो 1 तो नहीं आएगा लेकिन 53 तो आ जाएगा। इनका एंगल 53 के आसपास लाजमी आ जाएगा। बहरहाल मैंने थोड़ी सी मैथ्स बीच में ऐड कर दी है, समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, आप जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, वहां पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेंगे, वहां पे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लेंगे, मैं दोबारा ये पढ़ा दूंगा आपको, फिर ज्यादा समझ आ जाएगा। अभी आपने मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। आप कोई पैदा होते साथ मेरी क्लास में थोड़ी आए, वो पिछले 7, 8, 9, 10 साल कोई ना कोई स्कूलिंग की होगी, कुछ ना कुछ वहां पढ़ा होगा। मुझे लगता है 6ठी क्लास में पढ़ाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है जी? है जी? चलो नहीं, 8वीं इतना नहीं भाई, इतना नहीं, 6ठी में पढ़ा देते हैं, बहुत आसान फार्मूला है ये। ठीक है, इतना कोई रॉकेट साइंस फार्मूला नहीं है। 8th में पढ़ा है, चलो 8th कर ही आया हो ना, कौन सा कोई 6ठी के बाद डायरेक्ट O लेवल में आ गए हो हैं? अच्छा चलो नहीं पढ़ा आपने, मैंने पढ़ा दिया, किसी को मसला है कि एक राइट ट्रायंगल में, इसको क्या कहते हैं? इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल है इसको कहते हैं बेस। चलो मैं पढ़ा देता हूं, ये क्या होता है? दिस इज B फॉर बेस, ये क्या है? दिस इज P फॉर परपेंडिकुलर, तो फिर वो रेड वाला क्या है? दैट इज H फॉर हाइपोटेन्यूज। और उनका आपस में क्या साइंस है? उनकी आपस में ये साइंस है कि H का स्क्वायर लो, किसके बराबर है? B का स्क्वायर प्लस P के स्क्वायर की बराबर है। एक फार्मूला है, फार्मूले का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। एंड यू नो, ये जो एंगल है, इस P को और B को डिवाइड करो तो क्या होता है? वो tan थीटा होता है। इतना ही पढ़ा सकता हूँ इस वक्त मैं आपको। अब tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब मेरा काम तो नहीं है, tan का मतलब तो मैथ्स वालों का काम है कि वो tan का मतलब आपको निकाल के बताएं। मैं तो आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक काम करेंगे, लेक्चर को फिर आप क्या करें, इसको नलिफाई करें। जब ये पढ़ ले तो मुझे दोबारा उसके बाद बता दीजिएगा कि सर जी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, आप क्या करें, आप हमें जरूर दोबारा समझा दें। बहरहाल हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि सर जी ये तो जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कोई नहीं और आपने पढ़ा दी है, तो मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, मैं इसको क्या कर देता हूँ भाई, ये लो जी, नहीं पढ़ाता। लेकिन जवाब मैं फिर भी निकालूं, बताओ जी जवाब कैसे निकालूं? फिर आप एक काम करें, अपने पांव से ड्राइंग बनाने की बजाय अपने हाथ से ड्राइंग बनाएं, फुटूलर इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्केल की ड्राइंग बनाएं। जब स्केल की ड्राइंग बनाएंगे, ये जब 3 होगा, इधर जब 4 बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कितना निकलेगा? वो ऑटोमेटिकली 5 निकलेगा। तो मैं कोई फार्मूला नहीं लगाना चाहता, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट निकली है वो कितनी निकली है जी? सर जी डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर। कैसे निकली? एज पर स्केल। हेलो जी, बात ही खत्म। ट्रिग्नोमेट्री गई खड्डे में, है जी। पर स्केल देखे जी, आ गया 5 किलोमीटर। और अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो डी रखें, वहां पर डी रखें, 5 किलोमीटर एज पर स्केल एट एन एंगल ऑफ 53.1 डिग्री। चलो 1 डिग्री की छोड़ो, कम से कम 53 डिग्री फ्रॉम क्या? फ्रॉम एक्स एक्सिस या फ्रॉम ईस्ट एक्सिस, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये कहां से पता चला है? ये आपने रख दिया होगा कहां? यहां पर डी रख दी होगी, तो डी आपको ये एंगल बता ही देगा ये कितना है। दिस इज हेलो जी, मैं वैसे ही बीच पे ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा था, नहीं समझ आई तो ये तो समझ आ जाना चाहिए। अभी इसको मसला है जी? हैं जी? यस सर वाले हाथ खड़ा करें जी। बेटा क्या सिचुएशन है? छोड़ दी, स्केल ड्राइंग बनाई, बना दी, मेजर कर लें, कर लिया, समझ आ गया, ठीक हो गया। और कुछ पूछना चाहते हैं यहां पर? फर्क महसूस करें जरा, क्या फर्क महसूस हो रहा है? क्या फर्क है दोनों तरफ? डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और आई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ और आई है। डिस्टेंस की क्या वैल्यू आई है? 7 किलोमीटर, क्योंकि वो टोटल लेंथ थी। डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू आई है? क्यों? वो दी शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लेंथ, तो कम ही होगी ना फिर। ठीक है, डिस्टेंस के लिए आपने डायरेक्शन बनाने की जहमत नहीं की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताना भी जरूरी होती है। फिर
डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज नो नीड कि उसका एरो शेरो बनाएं। तो आपको कहीं पे 7 किलोमीटर वाला एरो नजर आ रहा है? नहीं, क्यों सर? डिस्टेंस है, उसको क्यों एरो से रिप्रेजेंट करें? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए 5 किलोमीटर वाला एरो नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? उसकी क्यों ज्योमेट्री बनाई है? सर वेक्टर है, ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट होता है। क्या होता है? वेक्टर है, ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट होता है। और ये जो ज्योमेट्री मैंने सिखाई है, ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की है, जिसकी लेंथ को क्या बोला है, जिसकी लेंथ को मैंने मैग्नीट्यूड बोला है और एंगल को मैंने डायरेक्शन बोला है, बेटा ये काम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं होता, हर वेक्टर क्वांटिटी में यही काम होगा। चाहे वेलोसिटी वेक्टर पढ़ाऊं, चाहे एक्सेलरेशन का वेक्टर पढ़ाऊं, चाहे फोर्स का वेक्टर पढ़ाऊं, चाहे जो भी वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ाऊं, मैंने उधर वेक्टर्स को इसी तरह से इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप में से कुछ सवाल पैदा होता है किसी के दिल दिमाग में, यू कैन रेज योर हैंड्स। एनीवन जी? नहीं, टाइम को वेक्टर नहीं बोलेंगे। बोल सकते हैं, वो एक अलग बात है, हम नहीं बोलेंगे। तो मैं असल में आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, ठीक है? टाइम एज अ वेक्टर बोलेंगे तो आप कहेंगे सर उसका पॉजिटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर नहीं होता। टाइम में आगे जाते जाते हैं, पीछे हम कभी भी टाइम मशीन होगी तो ये होगा तो होगा, वो मैं नहीं जाना चाहता वहां पे, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बात है। आगे की तरफ, बुढ़ापे की तरफ है जी, बचपने की तरफ टाइम की डायरेक्शन ही नहीं होती, ठीक है जी। 200 साल तक साइंसदान इस फार्मूले के पीछे पड़े रहे कि क्या पता कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिससे हम टाइम को क्या कर सकेंगे, रिवर्स कर सकेंगे, जिसके लिए वो फिल्में, ड्रामे, कार्टून्स बनाते रहे टाइम मशीन वाले। लेकिन अब जाकर वो कहते हैं गलती हो गई, अपना टाइम ही जाया किया। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। टाइम में रिवर्स आप कभी भी नहीं जा सकते। नमरूद ना जा सका, फिरौन ना जा सका, तो साइंसदान भी नहीं जा सकेंगे, ठीक है जी। टाइम का नेगेटिव एक्सेस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बहरहाल टाइम के बारे में ये वाली बात करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसका सवाल पूछें भाई, टाइम का कैसे सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर फिजिक्स टुडे।